हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करें। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो दी गई है, इसके स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है बाबू, ठीक है। और भी प्रश्न है आकृति ABCD में, जो ABCD जो आकृति दिख रही है, इसमें टोटल कितने वर्ग है बाबू, यही बताना है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दी गई है बाबू, ठीक है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर का है, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछ जाते हैं बाबू। और आपको एक चीज़ बता दूं, ये पार्ट नंबर हमारा 3 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर हमारा 2 तक नहीं देखे हैं तो कृपया करके इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल में बिहार SSC और SSC GD का स्पेशल बैच ये चल रहा है, जिसका पार्ट नंबर 3 है, ठीक है दोस्त। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इनमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे SSC GD, बिहार SSC, MTS, CPU, SSB, CHSL, CHSL, CGL, CHSL, CRPF, SSC स्टेनोग्राफर, BPSC टीचर, सीटेट, अग्निवीर, GD, पुलिस दरोगा, नेवी, रेलवे, ग्रुप D, ALP टेक्नीशियन, NTPC, RPF, DRDO, स्टेट एग्जाम्स और आर्मी ETC ऑल एग्जाम, यानी जितना भी एग्जाम अभी चल रहा है ना बाबू, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपका पहला प्रश्न आप लोग के सामने अब दिख रहा होगा। आपका पहला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है बाबू। पहला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है क्या बाबू, ध्यान से देखिएगा। ये बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, कह रहा है श्रृंखला को पूरा करे बाबू। जो यहाँ पर श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला को पूरा करना है। 14 से 22 कैसे बना है, 22 से 33 कैसे बना है, 33 से 47 कैसे बना है, 47 से 64 कैसे बना है। उसी प्रकार 64 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे बाबू, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ इसको हम अच्छे तरीके से लिखते हैं 12 में 14, उसके बाद में क्या है 22 है, उसके बाद में मेरे बाबू 33 है, उसके बाद में 47 है, उसके बाद में 64 है, उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करना है बाबू। तो 14 से देखो 22 कैसे बना है। 14 से 22 बनाने के लिए बाबू प्लस का 8 करना होगा, बिल्कुल। 22 से 33 कैसे बना है, प्लस का 11 करना होगा बाबू। 33 से 47 कैसे बना है, प्लस का 14 करना होगा बाबू। 47 से 64 कैसे बना है बाबू, प्लस का 17 करना होगा बाबू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, इसमें कितना प्लस करें 64 में, ताकि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें आ जाए बाबू। यहाँ पर देख रहे हैं पहले 8 प्लस हो रहा है, फिर 3 बढ़ के 11 प्लस हो रहा है, फिर 3 बढ़ के 14 प्लस हो रहा है, फिर 3 बढ़ के 17 प्लस हो रहा है। तो अगली बार 3 बढ़ेगा 17 में, 3 बढ़ेगा तो 20 प्लस होगा 64 में। आज 64 में जैसे ही 20 प्लस होगा मेरे बाबू, कितना हो जाएगा 84। और 84 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया गया है मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है बाबू। कैसे इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, इस तरीका को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए बाबू। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 है ना, और 9 के बाद फिर क्वेश्चन मार्क वैल्यू बाद में 21 है। यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा बाबू, देखो 3 के जस्ट अपोजिट जो खंड बना हुआ है, ये 3 का 3 गुना है। अगर इस 3 में हम 3 से गुना कर देंगे तो 9 बन जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर बाबू जो 7 के सामने जस्ट जो बॉक्स बना हुआ है, इस 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 बन जाएगा, ठीक है। यानी 3 का 3 गुना 9, 7 का 3 गुना 21, तो 4 के
अपोजिट जो क्वेश्चन मार्क है इसका भी 3 गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 गुना 3 कितना होता है बेटा, 4 तिया 12 होता है। तो ये बात को आप लोग समझे, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 12 आएगा। और 12 कौन सा ऑप्शन में दिया है, 12 ऑप्शन नंबर बी में दिया है मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे दोस्त। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर लेटर सीरीज दी गई है बाबू, ये लेटर सीरीज के क्वेश्चन है, इसको हमें बताना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है बाबू, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, GB है, उसके बाद में क्या है, ID है, उसके बाद में LG है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो बाबू यहाँ पर क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को तुम पहचानो। यहाँ पर G से I कैसे बना है, इसको तुम पहचानो पहले। G से I कैसे बना है बाबू, G का क्रमांक होता है 7, I का क्रमांक होता है 9। 7 से 9 बनाने के लिए प्लस का 2 करना होगा, बिल्कुल। अच्छा, I से L कैसे बना है, I का क्रमांक होता है 9, L का क्रमांक होता है 12। 9 से 12 बनाने के लिए प्लस का इसमें बेटा 3 किया गया होगा। इसका मतलब है कि पहले प्लस का 2 हो रहा है, फिर प्लस का 3 हो रहा है, तो अगली बार प्लस का 4 होगा, क्योंकि एक एक बार आ रहा है, तो अगली बार प्लस का 4 हो जाएगा। तो L का क्रमांक होता है 12, 12 में 4 जुटेगा 16, 16वां लेटर P होता है। ठीक है, ये बात को भी आप लोग समझ गए। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं बाबू, ध्यान से अगला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। B से D कैसे बना है, B का क्रमांक होता है 2, D का क्रमांक होता है 4, यहाँ प्लस का 2 किया गया है। ठीक है, D से G कैसे बना, फिर वही बात, D का क्रमांक होता है बाबू 4, G का होता है 7, यहाँ भी प्लस का 3 किया हो, अगली बार प्लस का 4 किया जाएगा। तो अगली बार प्लस का 4 किया जाएगा। G का क्रमांक होता है 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11वां जो लेटर होता है वो K होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर P के आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो ये बात को आप लोग विशेष रूप से समझिए बाबू कि यहाँ पर लॉजिक क्या क्या लग रहा है। ठीक है, इस लॉजिक को पहचानने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर। 4 नंबर प्रश्न हमारा ब्लड रिलेशन से लिया गया है। कह रहा है A प्लस B का अर्थ है कि A B की माँ है, A माइनस B का अर्थ है कि A B का पति है, A गुना B का अर्थ है A B का बेटा है, A भागा B का अर्थ है A B की बेटी है। ठीक है, तो अगर ये जो समीकरण दी गई है तो x का z से क्या संबंध है, ये ब्लड रिलेशन का कोडेड रिलेशनशिप का एक प्रश्न है बाबू। ब्लड रिलेशन में हम आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से बताए हैं, जहाँ भी पुरुष होगा उसको हम बंद कर देंगे त्रिभुज में, और जहाँ भी महिला होगा उसको हम बंद कर देंगे बाबू सर्किल में। ठीक है, अब पति पत्नी होंगे तो ए हो जाएंगे पति, ई हो जाएगी पत्नी, तो इनके बीच में एक छोटा सा प्लस सिंबल का यूज होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग विशेष रूप से समझ लिए होंगे। तो हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एक्स यानी जेड से लेकर एक्स तक हमें रिलेशन बताना है। तो यहाँ समीकरण सबसे पहले लिखेंगे, क्या है, तो समीकरण है जेड प्लस वाई भागा क्या है, एक्स है। हमें x से z तक ही जाना है, हमें पूरा बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमें प्रश्न में इसको हम बाएं से सॉल्व करते हैं, पहले ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न है a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माँ है। a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माँ है। तो z प्लस वाई का अर्थ क्या होगा, z y की माँ है। जो z है ना वो y की माँ हो जाएगी, तो y से ऊपर आएगा, y से ऊपर आएगा z, क्योंकि माँ है। अब माँ है तो इसको हम बंद कर देंगे बेटा सर्किल में। ठीक है, आगे प्रश्न है, अब इसको हम इन दोनों को देखेंगे, y भागा x है। तो भागे वाला समीकरण को देखते हैं, भाग इसको रट के जाने की बिल्कुल घर से आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, ये एग्जाम में आपको दिया गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू भागा वाला, y भागा x का अर्थ कैसे पढ़ेंगे। a भागा b का पढ़ा है, a डिवाइड b को पढ़ा है, a b की बेटी है, a b की बेटी है, a b की बेटी है। तो यहाँ पर y भागा x को कैसे पढ़ेंगे, y x की बेटी है। ठीक है बेटा, y जो है x की बेटी है, तो x से नीचे आएगी y, और y जब बेटी हो गई तो इसको भी हम बंद कर देंगे वृत्त में। तो यहाँ से एक चीज़ बाबू आपको कॉमन सेंस थोड़ी सी लगाने की बिल्कुल आवश्यकता है कि जो z है ना y की माँ है। ठीक है, z है y की माँ है।
वाई जो है एक्स की बेटी है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी रहे होंगे, बिल्कुल, तभी तो जाके जेड वाई की माँ बनी और वाई एक्स की बेटी बनी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी रहे होंगे। अच्छा, जेड ऑलरेडी पत्नी हो चुकी है तो एक्स जो होगा वो पति होगा, बिल्कुल। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा प्लस का सिंबल यूज होगा जिससे मालूम चलेगा ये दोनों जो है पति पत्नी है। तो ये हमारा कुल मिला के ये हमारा फैमिली ट्री इतना ही इसका बना। और इससे हमें रिलेशन पूछा गया है कि एक्स का जेड से क्या रिलेशन है। जो एक्स है ना वो जेड का कौन है मेरे बाबू, तो एक्स जेड का कौन है, पति देव यानी पति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ब्लेड नाखून काटने वाला पति नहीं बाबू, यहाँ पति देव, ठीक है, हस्बैंड। ठीक है, चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार 12 का रिलेशन 192 से है उसी प्रकार 15 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। तो बाबू यहाँ सबसे पहले 12 से बनाया है 192, उसके बाद में है 15, उसके बाद में है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले 12 का रिलेशन 192 से कैसे है बाबू, आपको यहाँ पर 3-4 हम पॉइंट बताएंगे। ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है और एनालॉजी चैप्टर में सबसे पहले जो लॉजिक हम ढूंढते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अगर ए नहीं है तो हम देखते हैं क्यूब यानी घन, ए भी नहीं है तो हम स्क्वायर वर्ग देखते हैं, अगर ए भी नहीं लगता है तो हम मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन देखते हैं, अगर ए भी नहीं है तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन देखते हैं। ठीक है बाबू, क्या यह प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है। क्या यह किसी नंबर का क्यूब है, बिल्कुल नहीं है। क्या किसी नंबर का स्क्वायर है, बिल्कुल। ये तीनों लॉजिक फेल हो गए। तो फिक्स है कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन लगेगा। बाबू 12 से 192 बन रहा है, इसका मतलब 12 से 192 12 है, तो फिक्स है कि डिवाइड भी नहीं होगा, क्योंकि ए अगर वैल्यू 12 होता, ए वैल्यू छोटा होता तो इसको डिवाइड करने से आता। लेकिन यहाँ पर ई वैल्यू 12 है, ई वैल्यू छोटा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक लगेगा। तो हम 12 से 192 कैसे बना सकते हैं, अगर 12 को हम बेटा 16 से गुना करें, 12 को 16 से गुना करें तो 16 दूना 32 के 2 हासिल कितना 3, 16 कम 16 3 19, 192 बिल्कुल आसानी से बन सकता है। सेम उसी प्रकार बाबू 15 को गुना हम 16 से कर देंगे तो 16 पचे 80 के 0 हासिल कितना 8 और 16 कम 16 8 कितना तो 24। ठीक है, तो इसका जो राइट आया मेरे दोस्त आंसर कितना 240। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आया मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे दोस्त। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न है और 12 ही मजेदार प्रश्न है बाबू। वर्ग ABCD में कितने वर्ग हैं यहाँ पर जो ABCD एक वर्ग बना हुआ है इसमें टोटल कितना वर्ग है हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं बाबू, वर्ग जब भी काउंट करना तो इसको भी और इसको भी तुम्हें नंबरिंग करना होगा। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, इधर से भी 4 रो है और कॉलम कितना है 1 2 3 4, इधर भी 4 है तो 4 इधर से 4 इधर से। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा पहला ट्रिक है वो कहता है 1 2 3 4 यानी सभी को नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करने के बाद जो सबसे 12 नीचे है 4 और सबसे 12 ऊपर भी 4 ही है, तो इन दोनों को आपस में गुना करो, 4 गुना 4, बीच में प्लस का सिंबल लगा दो। ठीक है, उसके बाद ये जो 3 बचा है ये 3 को आपस में गुना करो, या फिर तुम यहाँ से भी एक ट्रिक बना सकते हो। पहले 4 गुना किया तो इन दोनों 4 में एक कम करके गुना करो, 3 गुना 3, बीच में प्लस। ठीक है, अब जो 3 बचा इसके बाद क्या है 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 3 से एक कम करके गुना करो, 3 से एक कम करोगे तो 2 गुना 2 प्लस इस 2 से एक कम करके गुना करो, 2 से एक कम करोगे तो 1 गुना 1, 1 से एक कम करोगे तो बेटा 0 हो जाएगा। तो जहाँ भी 1 आ जाए हमें वहीं पे रुक जाना है बस। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16, यहाँ देखो 3 तिरकी 9, 16 प्लस 9, यहाँ देखो 2 दूनी 4 प्लस का 4, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही होगा। अब इन सभी को जोड़ देंगे, 16 9 कितना हो जाएगा 16 9 25, 4 29 और 1 कितना हो जाएगा 30। तो इसमें जो टोटल वर्ग होंगे बेटा कितने हो जाएंगे 30। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही।
ठीक है बेटा, कैसे हमने आपको समझाया इसको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखकर समझना है। सबसे पहले इसको नंबरिंग करेंगे, रो और कॉलम का नंबरिंग करने के बाद इन दोनों को गुना, फिर इन दोनों को गुना, फिर इन दोनों को गुना, फिर इनको 2 बार गुना। सॉरी मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। जो 7 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, क्या है, यदि किसी कुट भाषा में जैसे सर्वेंट को इतना रूप में लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में मैग्नीफाई को कैसे लिखा जाएगा। बाबू ये बात को समझिए। सबसे पहले यहाँ पर जो लॉजिक लगा है उस लॉजिक को पहचानो। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, SERVANT है ना। इस सर्वेंट को क्या लिखा गया है, 19 लिखा गया है। उसके बाद बाबू 19 के बाद क्या लिखा गया, 2 लिखा गया है। उसके बाद में 18 लिखा गया है। उसके बाद में 22 लिखा गया है। उसके बाद में 1 लिखा गया है। उसके बाद में 14 लिखा गया है। उसके बाद में 20 लिखा गया है। लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया है। चलिए तो आगे हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आगे आगे क्या लिखा जाएगा इसको तुम पहचानो। आगे जो इसको कैसे लिखेंगे, आगे क्या है, M है, उसके बाद में A है, उसके बाद में G है, उसके बाद में N है, उसके बाद में I है, उसके बाद में बेटा वो FY। इसको कैसे आप लोग लिखिएगा, तो यहाँ से एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ बेटा। जो 19 है, S का क्रमांक 19 पे होता है तो 19 लिख दिया गया है। R का क्रमांक 18 है तो 18 लिख दिया गया है। V का 22 है तो 22 लिख दिया गया। N का 14 है तो 14 लिख गया। T का 20 है तो 20 लिख गया। A का 1 है तो 1 लिख दिया गया। अच्छा बेटा ये बात को बताइए, E को 2 काहे लिखा है जबकि E का क्रमांक 5 होता है नहीं बाबू। यहाँ से एक कंसेप्ट थोड़ा सा आप लोग यहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट इनका क्रमांक अलग अलग होता है। वॉवेल्स लेटर क्या होते हैं, ए, उसके बाद में ई, ए, ई, आई, ओ, यू। 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसका क्रमांक नंबरिंग किया गया, ए 1 नंबर पे आता है, ई 2 नंबर पे आता है, आई 3 नंबर पे आता है, वो जो है 4 नंबर पे आता है, यूँ जो है 5 नंबर आता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्थान है ना बेटा, ए का स्थान पहला है, ई का स्थान दूसरा है, आई का स्थान तीसरा है, ओ का स्थान चौथा है, यू का स्थान 5वां है। यानी कि वॉवेल्स का क्रमांक एक ए भी होता है, कॉन्सोनेंट्स का अलग होता है। और मेरे दोस्त यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ लेटर होते हैं उसका क्रमांक अलग भी होता है, क्योंकि 26 होते हैं तो उसका प्लेस वैल्यू 26 को सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर वॉवेल्स का लॉजिक को लगा दिया गया बाबू। यहाँ पर ई देखो, ई 2 नंबर पे आया है, बिल्कुल। ई देखो, ई जो है बिल्कुल 2 नंबर पे आया है तो ई का क्रमांक 2 लिखा गया है, बिल्कुल। ए पहले स्थान पे आया तो ए का पहला लिखा गया। उसी प्रकार बेटा इसमें हम कर देंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एम जो है, एम तो वॉवेल्स नहीं है तो इसका क्रमांक लिखेंगे 13। ए जो है वॉवेल्स है तो इसका पहला लेटर पहले स्थान पर आता है, ए लिखेंगे। जी को 7 लिखेंगे, एन को 14 लिखेंगे, आई फिर से वॉवेल्स है, आई का कितना है 3 है, एफ का 6 है, वाई का कितना तो बेटा 25। ठीक है दोस्त, तो इसका जो राइट आंसर हो गया 13 17 14, 13 17 14, 36 25। किस ऑप्शन में है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आपको ऐसे यहाँ पर जो लॉजिक था, क्योंकि बाबू ये सीजीएल का प्रश्न था, यहाँ पर इस वॉवेल्स के स्थान को भी लिखा गया है बेटा। ठीक है, चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, बेड, बेडरूम और घर, इन तीनों के बीच में सही बेनारे को बताना है बाबू। तो आपको एक बता दूं, जो बेड होता है वो बेडरूम के भीतर आता है, बिल्कुल आता है। और जो बेडरूम होता है वो घर के भीतर आता है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, ई हो जाएगा बेड, ये जितना भी बेड है सभी क्या है, बेडरूम है। आई जो सभी बेडरूम ये क्या है, ये घर के भीतर आते हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी के जैसा बनेगा, क्योंकि छोटका ई हो जाएगा बेड, ई हो जाएगा बेडरूम और ई हो जाएगा घर। क्योंकि जो भी बेड होता है वो बेडरूम के भीतर आता है, और जो बेडरूम होता है वो टोटल घर के भीतर आता है। तो इसका जो वेन डायग्राम होगा ऑप्शन नंबर सी जैसा होगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर जो प्रश्न है बाबू, निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस का
प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और गुना और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाए तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। कहने का मतलब इस प्रश्न में बाबू जहाँ भी प्लस है उसके जगह पे तुम्हें माइनस रखना है और जहाँ भी गुना है उसके जगह पे तुम्हें यहाँ बोला गया प्लस और माइनस को आपस में बदलो, इंटरचेंज कर दो। जहाँ भी प्लस है उसे माइनस लिखो और जहाँ भी माइनस है उसे प्लस लिखो, दोनों को चेंज करना है। और जहाँ भी गुना है उसे बेटा भाग करना है और जहाँ भी भाग है बेटा उसे गुना करना है। ठीक है, ये दो को चेंज कीजिए और आंसर निकली। तो यहाँ पर जो समीकरण है 4 है, उसके बाद में भाग है तो भाग के जगह पे रखना है हमें गुना 6। माइनस है, माइनस के जगह पे हमें रखना है प्लस कितना 9। अच्छा एक चीज़ और है जो 6 है उसके बाद माइनस है तो माइनस के जगह पे तो हमें प्लस ही रखना है। उसके बाद में क्या है तो 9 है, 9 के बाद में प्लस है तो उसके जगह पे माइनस रखना है। उसके बाद में क्या है 48 है, 48 के बाद गुना है तो गुना के जगह पे हमें भाग रखना है, कितना 8। बस अब हम इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारे करेजा इसी को सॉल्व करेंगे तो बोर्ड मास से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले 4 गुना 6 ऐसे ही ठीक है, ठीक है 4 गुना 6 ऐसे ही ठीक है, बीच में प्लस 9 ऐसे भी ठीक है, माइनस इस 48 को 8 से जब हम भाग करेंगे तो 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। अगला बोर्ड मास के नियम पहले, अब उसके बाद गुना को सॉल्व करेंगे तो गुना सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौका 24। उसके बाद में प्लस 9 और माइनस 6 है ना। इसको भी आप लोग विशेष रूप से समझ रहे होंगे बाबू। तो आगे हम देखते हैं, अब आगे देखेंगे बेटा यहाँ पर जो 24 में प्लस का 9 जुटेगा और 6 घटेगा। तो 24 में पहले प्लस का काम होता है तो 24 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 33 हो जाएगा, उसमें से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा इस प्रश्न का राइट, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया गया है। ठीक है बाबू, तो ये बात को भी आप लोग विशेष रूप से समझ लिए होंगे कि यहाँ पर प्लस को माइनस में चेंज कर देना है, माइनस को प्लस में चेंज कर देना है, गुना को भागा में चेंज कर देना है और भागा को गुना में चेंज कर देना है। हमारा आंसर आसानी से निकल सकता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम उत्तर की ओर 20 किलोमीटर जाता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन में एक रफ बनाकर दिखा देता हूँ। जब भी पेपर पे बाबू हम डायरेक्शन बनाते हैं तो ऊपर में क्या होता है उत्तर, नीचे में क्या होता है दक्षिण, और दाहिने बगल में क्या होता है पूर्व, और बाएं बगल में क्या होता है पश्चिम। ये बात से आप बिल्कुल सहमत हैं? सहमत नहीं भी है तो सहमत होना पड़ेगा। अब देखो, राम उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है। जो राम है वो उत्तर की ओर कितना जाता है बाबू, तो 20 मीटर जाता है, बिल्कुल। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है, आप 5 मीटर जाता है। ये बताइए पूर्व इधर है तो इधर मुड़ता है, कितना जाता है 5 मीटर जाता है। ठीक है, ये जो 20 मीटर थोड़ा लंबा डंडी होगा। आगे बोल रहा है फिर दाहिने मुड़ता है, आप 20 मीटर जाते हैं। ये बताइए जब कोई पूर्व की ओर जा रहा होता है और जब जैसे ही दाहिने मुड़ता है तो नीचे की तरफ मुड़ेगा, दाहिने मुड़ेगा 20 मीटर चलेगा। तो जितना 20 मीटर ई है ना उसके जस्ट सामने ही इसको भी बनाएंगे तो ये कितना चलता है 20 मीटर चलता है। ठीक है, 20 मीटर चला। वह उस बिंदु से कितना दूर है जहाँ से उसने चलना आरंभ किया था। वह उस बिंदु से कितना दूर है जहाँ से उसने चलना आरंभ किया था। वह व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया था, वो व्यक्ति यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल दूरी है वही तो बताना है। तो बाबू यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल दूरी है 5 है 5 क्या है मीटर है। तो ये बताइए ऊपर 5 मीटर है तो नीचे भी 5 मीटर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना 5 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। देखो यहाँ पर जो आकृति है इस चारों ऑप्शन में से कौन उत्तर आकृति को पूरा करेगी बाबू। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचा होना चाहिए, यानी कि ई कोना से ई कोना भर मन भर खींचा। तो ये बताइए ई लाइन पूरा नहीं खींचा है इसीलिए सी गलत, यहाँ से ई लाइन इतना ही खींचा है इसीलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। हमारे पास बचा बेटा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। इसको कैसे छांटेंगे। अच्छा, ये लाइन खींचने के बाद यहाँ पर सर्किल होना चाहिए।
ठीक है। इस लाइन खींचने के बाद तो इस लाइन के भीतर में सर्किल होना चाहिए। तो ये बताइए लाइन के बाहर में सर्किल क्या कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी गलत। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। ऐसे बनाते हैं बाबू हम नॉन वर्बल रीजनिंग को, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको जरूर समझ लिए होंगे बाबू। और एक बच्चा उसको खींच दो चाहे नहीं खींचो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए बाबू। जो यहाँ पर आकृति दी गई है, इस आकृति का दर्पण में बने सही प्रतिबिंब ज्ञात करना। बाबू सबसे पहले दर्पण में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा जो दायां हाथ है वो बायां दिखता है, जो बायां हाथ है वो दायां दिखता है ठीक है, ये बात को आप लोग जानते हैं। और जो सर ऊपर है तो ऊपर दिखता है, पैर नीचे है तो नीचे दिखता है, ये बात सब लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, एगो चीज़ और बताते, जैसे कि ये मान लीजिए दर्पण है ना, यहाँ पर एक सर्किल बना हुआ है, यहाँ पर एक चतुर्भुज बना हुआ है, यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है। तो ये बताइए दर्पण से नजदीक क्या है, सर्किल। दर्पण से थोड़ा दूर क्या है, स्क्वायर। उससे भी दूर क्या है, त्रिभुज। तो दर्पण प्रतिबिंब की एक खास बात है बाबू, दर्पण से जो चीज़ जितना नज़दीक होता है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही नज़दीक बनाता है, और जो चीज़ दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर बनाता है। इसकी एक विशेषता होती है। तो दर्पण से नज़दीक क्या है, सर्किल, तो इसको सर्किल बनाएगा। दर्पण से दूर क्या है, स्क्वायर, तो ये दर्पण से दूर बनाएगा। और दर्पण से सबसे दूर क्या है, त्रिभुज, तो इसको त्रिभुज बनाता है। तो ये बात को आप लोग विशेष रूप से हमेशा के लिए याद रखिएगा, दर्पण से जो चीज़ जितना नज़दीक होती है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही नज़दीक बनता है, और जो चीज़ दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर बनता है। इस पॉइंट को आप कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के बेस पे हम इसको चुटकी बजाते हैं, सॉल्व आंसर निकाल देते हैं। कैसे, देखो ये जो है स्क्वायर एक बॉक्स बनेगा, बिल्कुल बनेगा, इसमें तो किसी भी भैया भाभी को कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए दर्पण से दूर क्या है, त्रिभुज ऊपर, तो दर्पण से दूर बनेगा ऊपर त्रिभुज यहाँ पर। तो जिस ऑप्शन में यहाँ पर त्रिभुज नहीं है उस ऑप्शन को काट दो। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर त्रिभुज नहीं है इसीलिए ई गलत। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर त्रिभुज नहीं है इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत। अच्छा, यहाँ पर जो त्रिभुज बनना चाहिए बाबू इस प्रकार से बनना चाहिए, तो यहाँ पर इस प्रकार उल्टा बन ही नहीं सकता, ठीक है, उल्टा बन ही नहीं सकता। चलो लेते हैं, कहीं हो सकता है। अच्छा, अब देखो जो त्रिभुज दर्पण से नज़दीक है तो ये नज़दीक बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज भी इसी प्रकार बनाया है, चलिए, और यहाँ पर भी बनाया है, अच्छी बात है। अच्छा बेटा यहाँ देखेंगे जो यहाँ पर सर्किल है वो दर्पण से दूर है तो ये थोड़ा दूर बनेगा सर्किल यहाँ पर। आज जो खाली भाग है वो दर्पण की साइड में है तो यहाँ खाली भाग होगा, ई पेंट किया हुआ भाग होगा। तो ई बताइए बाबू यहाँ पर तो बनना चाहिए सर्किल, तो यहाँ पर स्क्वायर का कर रहा है इसीलिए सी गलत। हमारा बच्चा के ऑप्शन नंबर यही हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। बेटा कैसे इसको हम समझाए हैं, ये बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ दर्पण से जितना नज़दीक होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही नज़दीक बनता है, और जो चीज़ दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर बनता है, ठीक है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है, वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग हो। तो बाबू यहाँ पर जीरा है, सरसों है, सौंफ है। जीरा, सरसों, सौंफ, ये तीनों क्या है, मसाला है। जबकि ऑप्शन नंबर बी मूंगफली मसाला नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, श्रृंखला को पूरा कीजिए बाबू। जो सीरीज है यहाँ पर इसको पूरा करना है, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर क्या आएगा बाबू, इस बात को समझिए, यहाँ पर क्या तरीका है, इस तरीका को पहचानिए। सबसे पहले बाबू जो एरो है वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, अगली आकृति में इस डायरेक्शन में है, अगली आकृति में इस डायरेक्शन में है, तो अगली आकृति में इस डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वह 90 डिग्री घड़ी के उल्टे दिशा में घूम रहा है। 90 डिग्री घड़ी के उल्टे दिशा में घूम रहा है, तो यहाँ नीचे की तरफ एरो नहीं हो सकता, इसीलिए बी गलत। नीचे की तरफ नहीं हो सकता, सी गलत। हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे बाबू
यहाँ पर जो सर्किल है अगली आकृति में ये नीचे खिसक गया है, फिर अगली आकृति में यहाँ पर खिसक गया है, तो अगली आकृति में ऊपर खिसक जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सर्किल है बेटा वो भी हमारा घूम रहा, ई कोना से ई कोना, ई कोना, ई कोना घुसुक के यहाँ पर आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन यहाँ पर तो दोनों में दिया है। चलिए अच्छी बात है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इस लेटर का यूज करके जो जेड है, अगली बार ई जेड यहाँ पर एक घट के आ गया है, क्योंकि z में से एक घटाएंगे तो y बचेगा। z का क्रमांक 26 होता है, y का क्रमांक 25 होता है, तो 26 में से एक घटाने के बाद y आ रहा है, यानी कि उल्टे ही चल रहा है। z जो है यहाँ पर आके -1 हो गया है, y जो है यहाँ पर आके -1 हो गया, तो x जो है अगली बार यहाँ पर आ जाएगा और -1 हो जाएगा। तो x में से एक घटेगा तो कितना बचेगा? w। तो w मेरे दोस्त यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसीलिए ये गलत हमारा बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी यही हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है? जिस प्रकार राजस्थान का संबंध जयपुर से है, ठीक उसी प्रकार मेघालय का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। तो बाबू आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, आप सभी लोग जानते हैं। उसी प्रकार मेघालय का राजधानी जानते हैं कहाँ है? शिलोंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, क्योंकि राजस्थान के जिस प्रकार राजधानी से रिलेशन को दिया गया उसी प्रकार मेघालय का रिलेशन भी उसके राजधानी से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें बाबू, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।